सम्मानित देशवासियों, वंदनीय माताएं, बहनें, भविष्य के कर्णधार देश के नवयुवकों, परिवार की संरक्षिका सभी बेटियां, बहुएं और हमारे देश के सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करने वाले वीर सैनिकों, सभी को भारत भारती की तरफ से जय हिंद। चलते रहोगे, चलते रहोगे, चलते रहोगे कि आज के 11वें एपिसोड में सर्वप्रथम हम संस्था के मंच पर कुछ प्रारंभिक बदलाव की जानकारी देना उचित समझेंगे। आज हमारा ये 11वां एपिसोड है और नेताजी जयंती के उपलक्ष्य में भारत भारती द्वारा वार्षिक आयोजन का यह 10वां वर्ष है। इस 10वें वर्ष पूरा होने पर संस्था ने इस वर्ष से पर संस्था संरक्षक की नियुक्ति की है। यह प्रथम संस्था संरक्षकों में सर्वश्री डॉक्टर विश्वामित्र उपाध्याय जी हैं और दूसरे स्थानीय वरिष्ठ अधिवक्ता अब्दुल करीम जी को ससम्मान संरक्षक बनाया गया है। अभी तक हमारी संस्था में संरक्षक पद की व्यवस्था नहीं थी। इसी क्रम में हमारी संस्था ने हमारे नगर के संभ्रांत परिवार श्री त्रिभुवननाथ संडा जी, जो समाज सेवी भी थे, नैतिक राजनीतिक भी थे और एक पुरुष भी थे, इनके पुत्र वधू श्रीमती अमिता सेठ को संस्था भारत भारती ने सर्वसम्मत से संस्था का सचिव चयनित किया है, जिससे हमारी महिलाओं से अभी तक जो संस्थागत विरक्ति रही है उसकी पूर्ति हुई। इसी के साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर संस्था भारत भारती का जो कार्यक्रम जिन विभूतियों का आगमन होता आया है, उनको देखते हुए हमने जो प्रति माह शहीदों के स्मृति में काम करने की लोकल कार्यशैली थी, वो अभी भी है, लेकिन उसका ब्यौरा देना अब मैंने बंद कर दिया है, इसलिए कि इसका स्थानीय लोगों से ही संबद्ध होता है। स्थानीय स्तर पर भी ये मंथली सेवा होती है, इसलिए इसका सार्वजनिक
राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए इसका ब्यौरा देना पिछले 3-4 एपिसोडों से मैंने बंद कर दिया है। आज के 11वें एपिसोड के जो मुख्य नायक हैं, कल 10वें एपिसोड में भारत भारती ने अंतर्राष्ट्रीय ख्यात प्राप्त तथा योग्य पुरुष विशिष्ट पत्रकार श्री कुलदीप नैयर जी से आपका परिचय कराया था। आज के एपिसोड में हम उसी स्तर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरणविद जो सर्वविख्यात हैं श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी से आपका परिचय कराऊंगा और उन्होंने सुल्तानपुर आकर अपने क्या विचार दिए, इस संबंध में मैंने एपिसोड से पूर्व ही आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर उस समय के अखबारों की कटिंगें और फोटोज मैंने डाले हैं। उसे पढ़ें और समझें कि आज के वर्तमान समय में आज से ठीक 30 साल पहले बहुगुणा जी जैसे पर्यावरणविद ने जो आशंका इस देश के इस प्रकृति के प्रति जताई थी, वह आज हमारे सामने विकराल मुंह बाए खड़ी है। उन्होंने कहा था कि यदि पेड़ों की कटान बंद न हुई तो सरकार को ऑक्सीजन बैंक बनाना पड़ेगा। आज वर्तमान में इस समय कोरोना संकट के ग्रसित मरीजों के सबसे बड़ा जो सहयोग और जीवनदायिनी वस्तु है वह ऑक्सीजन। यानी 30 साल पहले उन्होंने भारत भारती के मंच पर जो बातें कही थी कि अगर हमारी जनता ने प्रकृति का शोषण बंद न किया तो एक दिन उसे अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं, और आज यही हो रहा है। यदि कोरोना के मरीज को शुद्ध और सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो उस मरीज को बचाया नहीं जा सकता। ऐसी भविष्यवाणियां जो इन महापुरुषों ने कल कुलदीप नैयर जी ने की थी, और आज जिस अस्तित्व को, जिस व्यक्तित्व को से हम आपको संपर्क करा रहे हैं, उन्होंने भी ऐसे ही प्रकृति के प्रति अपनी चेतना के प्रति अवगत कराया था देश को, देश के नागरिकों को, समाज सेवी संगठनों को, और निराशा प्रकट की थी कि हम लोग बहुत दिनों से ऐसा कहते आ रहे हैं लेकिन हमारे सुझाव पर सरकार ध्यान नहीं देती, और उसका कारण है कि हम बहुत दिनों तक अपने को संरक्षित नहीं कर पाएंगे। ऐसे महान विभूत ने भारत भारती के 1991 के वार्षिक आयोजन में आकर हमारे साथ साथ पूरे जनमानस को जागृत किया और यह बताया कि पेड़ों के कटान से क्या क्या हमारे सामने मुसीबतें खड़ी हो रही हैं। सबसे पहली बात उन्होंने बताया कि अगर पेड़ का कटान बहुतायत हुआ होती है तो हमारे अनेकों देश के अनेकों भागों में बाढ़ का प्रलय आएगा। नदियां दूषित हो रही हैं, इससे हमको शुद्ध पेयजल नहीं प्राप्त होगा।
इन चेतना के बाद भी अगर हम सर्च करें तो शायद इस तरह के चेतावनी को हमारी अतीत की सरकारों ने तनिक भी गंभीरता से नहीं लिया और वृक्षों को लगाने से ज्यादा वृक्षों की कटान आर्थिक पूर्ति के लिए किया गया और उद्योगपतियों पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। उन्होंने नदियों के किनारे अपने उत्पादन यूनिटें लगाईं और मिलों के जहरीले पदार्थ नदियों में बहाया गया, जिससे हमारी नदियां दूषित हुईं और उन्हीं दूषित पानियों को महानगरों में पीने के पानी के रूप में सप्लाई किया गया और जिससे आज महानगरों में गुर्दे, सांस इत्यादि की अत्यधिक बीमारियां इस रूप में फैल चुकी हैं कि आज ही के समाचार पत्र में कहीं आया है कि भारत में प्रतिवर्ष प्रदूषण के कारण 10 लाख लोगों की जानें जाती हैं। यह हमारे सरकार की लापरवाही का नतीजा है कि पहाड़ों पर जो घने घने जंगल हुआ करते थे, प्रायः दूरदर्शन पर न्यूज चैनलों में रोजाना दिखाया जा रहा है कि पहाड़ों के दरकने से प्रायः कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मार्ग अवरोध उत्पन्न होता है और हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक हमारे रोड पर गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं। इस तरह की जो समस्याओं की अनदेखी की गई, उसे आज भी हम शायद सचेत नहीं हैं। हमारी सरकारों ने इस समय कुछ चेतना दिखाई है। समाज सेवी संगठनों ने तो मैं समझता हूं पर्यावरण और वृक्षारोपण के लिए अपने कंधे लगा रखे हैं। जितना सहयोग हमारी समाज सेवी संगठन इस पर्यावरण और वृक्षारोपण के लिए कर रही हैं, सरकार उसका 1% भी नहीं कर रही आज। कभी कभी पर्यावरण दिवस मनाने के लिए और कहा यह जाता है कि हमने रिकॉर्ड बनाए 6 करोड़ वृक्ष हमने लगाए। हमारे समझ में नहीं आता कि 6 करोड़ वृक्ष लगा देना तो बड़ा आसान है, लेकिन उनका संरक्षण और उनको जीवित रखना, क्या कभी सरकार ने ब्यौरा दिया कि अगर हमने 6 करोड़ वृक्ष लगाए हैं तो साल भर बाद उसमें जीवित कितने बचे? बड़े लंबी लंबी बातें, बड़े लंबी लंबी योजनाएं हमारे सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज सेवी संगठनों ने जो कार्य कर रही हैं वो निश्चित ही प्रशंसनीय है, वंदनीय है। क्योंकि समाज सेवी संगठन भले ही 10 वृक्ष लगावें, लेकिन वो ये व्यवस्था से लगाती हैं कि हम वृक्ष जहाँ भी लगावें वहाँ उनका संरक्षण हो, उनकी जीवन रक्षा हो और आगे चल के वो वृक्ष हमारे लिए प्राणदायिनी बने। इसलिए बहुगुणा जी ने भी यही बात कही थी कि सरकार के अधीन हम कोई काम नहीं कर सकते, जनता को आगे आना होगा। हमारे जनपद में इस समय नदी संरक्षण के लिए एक संस्था है जिसका बड़े आदर के साथ सम्मान लिया जाए,
जिसे हम गोमती मित्र मंडल के नाम से जानते हैं, इस समूह ने हमारी जिले से बहने वाली गोमती नदी के तट से लेकर नदी तक की जो प्रति सप्ताह प्रत्येक रविवार को अपना संपूर्ण पूरा अमूल्य समय नदी पर देते हैं और नदी को संरक्षित कर रहे हैं, जो प्रशंसा के भी पात्र हैं और जिन्हें हमारे प्रदेश के राज्यपाल ने सम्मानित भी किया है। इसी तरह हमारे जनपद में इस समय वृक्षारोपण के लिए गायत्री मंत्र से की अगुवाई कर रहे डॉक्टर सुधाकर सिंह जैसे व्यक्ति हैं, जो लगभग हर हफ्ते या हर पखवाड़े या हर महीने किसी न किसी क्षेत्र में, जनपद के किसी न किसी क्षेत्र में वृक्षारोपण का अनूठा काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं। ऐसे ही संगठनों से देश का भविष्य बनता है और बिगड़ता है। इसी तरह हमने जहाँ तक हम अखबार पढ़ते हैं उसमें ये दिखता है कि बहुतायत संगठन और बहुतायत व्यक्ति अनेक अनेक जिलों में इन वृक्षारोपण का जो अद्भुत काम कर रहे हैं, यही राष्ट्र की सच्ची सेवा है और यही प्रकृति की सच्ची सेवा है। प्रकृति जीवित है तो हम जीवित हैं, प्रकृति नहीं है तो हम नहीं। ऐसे महानुभाव सुंदरलाल बहुगुणा जी का वक्तव्य अखबारों ने बड़े ही विस्तार से दिया है। अगर हम आप पढ़ें तो एक चेतना जागती है, एक मन में गुदगुदी मचती है कि काश हम भी आगे बढ़ें। इसलिए ऐसे महापुरुषों को आयोजन में आमंत्रित किया जाता रहा है और आज इस 10वें वार्षिक समारोह में सुंदरलाल जी बहुगुणा का आगमन हमारे संस्था के लिए गौरव की बात है। इसे आयोजन में हमारे प्रेरक श्री जयदेव कपूर जी का भी, यह मैंने बताया कि जब तक वो जीवित रहे तब तक प्रत्येक वर्ष श्री विनोद कुमार कपूर निवासी हरदोई, जो हर वर्ष उनको लेकर सुल्तानपुर इस वार्षिक आयोजन में आया करते थे, उनका भी आशीर्वाद आयोजन में प्राप्त हुआ। इसी बहुगुणा जी के वक्तव्यों को आप अखबारों के झपट से पढ़ें और इसी बीच हमारे बीच बहुगुणा जी तो हमारे आयोजन के मुख्य अतिथि थे, हम उनके प्रति आभारी भी हैं, कृतज्ञ भी हैं। इसी के साथ हमारे एक विश्वविख्यात कलकत्ता निवासी श्री मनीन्द्र प्राल जी का आगमन हुआ है, जिनको भारत भारती ने लोक रत्न सम्मान देने की घोषणा की है और हमारे बीच वो आए भी हैं। इनकी जो अपनी एक उपलब्धि है या अपनी इनकी लगन है, और मैं ये कहूँगा कि शायद वो भारत के पहले विकलांग व्यक्ति हैं जिन्होंने बैसाखी के सहारे एवरेस्ट को छोड़कर कोई ऐसी पहाड़ की यात्रा से वंचित नहीं हैं जहां ये अपनी बैसाखी से के सहारे
न गए। बड़ी बड़ी ऊंचाइयां, मतलब इन्होंने बताया कि हम 21,000 फुट तक हिमालय पर भी चढ़ चुके हैं, और वो भी बैसाखी के सहारे। भारत के पहले पर्वतारोही हैं जो विकलांग हैं, और सभी ऊंची से ऊंची पहाड़ियों की यात्रा ये कर चुके हैं। अखबार लिखता है कि पर्वतों की तरह बुलंद है बाबा मणिन्द्र के हौसले। ये नवभारत टाइम्स लखनऊ ने प्रकाशित किया था, और इसकी भी आपके व्हाट्सएप फेसबुक में कटिंग भेजी गई है। इनकी रिपोर्ट भारत भारती को मिली जब नवभारत टाइम्स ने अपने 16 दिसंबर 1990 के परिशिष्ट में निकाला था, जो विशेष वो थी। उन्होंने शीर्षक दिया है, एक बैसाखी पहाड़ चढ़ी। ऐसे मनीन्द्र पाल जी निवासी तो कलकत्ता के थे, लेकिन जब भारत भारती ने इनकी खोज की तो पता ये लगा कि ये दिल्ली में इस समय रह रहे। दिल्ली में खोजते खोजते मैं जब इनके निवास स्थान पर पहुंचा तो दिल्ली में कुतुब मीनार से थोड़ा पहले एक कबाड़ियों की बस्ती थी, छोटी सी जगह में, जो हर तरह से असुरक्षित थी, गंदी भी थी और रख रखाव भी खराब था। वहाँ के बाशिंदे भी जो थे वो उसी तरह से रहा करते थे, जिनके वस्त्र इत्यादि देखकर ये लगता था यहाँ रहना कितना दूभर है। उन्हीं के बीच में मनीन्द्र पाल जी अपना जीवन निर्वाह जब तक रहते थे दिल्ली में करते थे। मैं जब पहुंचा तो दुर्भाग्य से मनीन्द्र पाल जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई। वहाँ जो बाशिंदे थे उनको मैंने अपनी बातें बताई, और मैं जहाँ ठहरा था उसका पता मैं दे आया कि जब मनीन्द्र पाल जी आएंगे तो आप ये सूचना उनको दे दीजिए। मनीन्द्र पाल जी हमारे पते पर दूसरे दिन आए। उन्होंने अपनी विडंबनाएं बताई कि मैंने इतनी इतनी यात्राएं की हैं, इसी लकड़ी के बैसाखी से की हैं। अनेकों बार मुझे चोट भी लगे हैं। बर्फ के पहाड़ियों पर चढ़ने में फिसलन से भी हमारी दुर्घटनाएं हमारे साथ हुई हैं। बावजूद इसके कोई भी राष्ट्रीय स्तर का व्यक्तित्व या संस्था या सरकार की कोई भी यूनिट उनके पास तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो किसी सत्ता के गलियारे के न तो कर्जदार थे और न उनके सेवक थे। साधारण व्यक्ति थे, उनकी अपनी लगन थी। एवरेस्ट पर नहीं चढ़ने का उन्होंने दुख भी में एक यूनिट है जो एवरेस्ट पर चढ़ने वालों को का प्रशिक्षण कराती है, और बिना उसकी मान्यता के कोई एवरेस्ट पर चढ़ नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं वहां भी गया, उनसे भी प्रार्थना की, लेकिन उन्होंने हमारी विकलांगता को देखकर हमें स्वीकृति नहीं दी और प्रशिक्षण नहीं दिया, इसलिए मैं एवरेस्ट पर चढ़ने से वंचित रह गया। ऐसे मनीन्द्र पाल जी को भारत भारती ने जब लोकरत्न से सम्मानित करने का आमंत्रण दिया तो उन्हें लगा कि जैसे उनको कोहिनूर हीरा मिल गया हो। उन्होंने कहा, आप पहले व्यक्ति हैं और आप पहली संस्था हैं, इसलिए हम आपका आभार भी प्रकट करते हैं,
लेकिन संकोच बस उन्होंने एक प्रार्थना और भी की कि आप मुझे जो प्रलोभन दे रहे हैं कि आप सुल्तानपुर आवें तो आपको इस तरह का सम्मान और 5,000 रुपये नगद दिए जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं वहां आऊं और मेरे साथ कोई मजाक हो जाए। तो उन्होंने बताया कि एक दो जगह मुझे और भी बुलाया गया, संस्था ने मुझे बड़े सम्मान से बुलाया, और जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे पहचानने वाले भी वहां के नहीं थे। और मैंने तब से ये भरोसा खो दिया है कि मुझे कोई बुलाने वाला मुझे सम्मान देगा। मैंने उनसे कहा कि ऐसा है कि यह कुछ धनराशि मैंने उनको दी और हमने कहा कि आप इस पैसे से दिल्ली और सुल्तानपुर से आने जाने का टिकट रिजर्वेशन करा लें। बाकी अगर इससे विश्वास न बने तो कहिए तो मैं किसी आपके दिल्ली में किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी दिला दूं। तब वो बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पैसा लिया, अपना रिजर्वेशन बाद में कराया और बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में वो सुल्तानपुर आए। और जब मंच पर उनका सम्मान हुआ और उन्हें वास्तव में कही हुई बातें पूरी हुई उनके प्रति, तब उन्होंने अपने को धन्य माना और कहा कि ये पहला वाकया है जब किसी ने कथनी और करनी बराबर की है, वरना कुछ जगहों पर तो मेरा बड़ा अपमान भी हुआ। ऐसे महापुरुष के साथ कुछ लोग मजाक भी करते हैं, ये बड़ा ही निंदनीय है और प्रश्न चिन्ह भी है। यदि आप किसी की सेवा न कर सकें, मदद न कर सकें, तो कम से कम आप उसके प्रति हास्यास्पद स्थिति न बनाएं जिसके उसका समाज के प्रति विश्वास खो जाए। ऐसे ही कर्मयोगियों में भारत भारती ने गोंडा के दो नवयुवकों को सांप्रदायिक दंगे को रोकने में अपनी जो भूमिका अदा की थी उस समय, क्योंकि उस समय गोंडा में सांप्रदायिक दंगा, बहुत भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था। उसमें ये करनैलगंज गोंडा की बात है, अद्भुत साहस और सांप्रदायिकता सौहार्द की मिसाल कायम करने वाले दो नवयुवक श्री शिव प्रसाद सिंह गोल्हे और इकबाल कुरैशी को लोक रत्न की उपाधि और 5,000 रुपये संयुक्त दिया गया, जो उनके साहस के कल के हिसाब से बहुत ही क्षुद्र मणि थी। उसका मणि का कोई महत्व नहीं था, लेकिन उनका प्रोत्साहन आवश्यक था, क्योंकि सांप्रदायिक जैसे अमानवीय दंगे समाज के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। और उसमें अगर दो ऐसे व्यक्ति शिव प्रसाद सिंह गोल्हे और इकबाल कुरैशी साहब ने जो अपने प्राण की बाजी लगाकर सांप्रदायिक दंगे में सौहार्दपूर्ण कार्य किया, उसकी मूल्यांकन करते हुए भारत भारती ने उनको सुल्तानपुर बुलाकर लोक रत्न सम्मान से नवाजा और प्रोत्साहन स्वरूप 5,000 रुपये की धनराशि दी। ऐसे लोगों का जब सम्मान होता है, ऐसे लोगों को जब प्रोत्साहन मिलता है, तो इसकी
प्रशंसा तो साथ साथ प्रेरणा भी समाज में मिलती है। और प्रायः ये देखा जाता है कि ऐसे दंगों में बहुत से साहसी नवयुवक, बहुत से व्यक्ति, कभी कभी तो महिलाएं सामने आती हुई दिखती हैं कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए अपने सामने अपने पुत्रों की बलि चढ़ाई। ऐसे महानुभावों को हम नमन करते हैं और उनको सम्मान देकर अपने को कृतार्थ समझते हैं। उसी क्रम में भारत भारती ने सुल्तानपुर की वॉलीबॉल महिला टीम, जो स्थानीय रामकली विद्यालय में प्रशिक्षित होती थी, और इनके प्रशिक्षक हमारे ही जनपद के एक बड़े ही कृतज्ञ, बड़े ही समर्पित श्री प्रताप नारायण दुबे को भारत भारती ने सम्मानित किया, क्योंकि इनकी लगन थी कि रामकली विद्यालय में कुछ छात्राओं को स्वयं अपने संरक्षण में वॉलीबॉल की प्रशिक्षण देते थे। और वह प्रशिक्षण इतना मूल्यवान था कि उस टीम ने राज्य की प्रतिस्पर्धा में, वॉलीबॉल प्रतिस्पर्धा में राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार हासिल किया और राष्ट्रीय पुरस्कार की प्रतियोगिता में उन्हें आमंत्रण मिला। ऐसे कटिबद्ध वॉलीबॉल प्रशिक्षक श्री प्रताप नारायण दुबे जी को भारत भारती ने सम्मानित किया और उनके सम्मान के बाद ही हमारी रामकली विद्यालय की छात्राओं यानी वॉलीबॉल टीम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आमंत्रण मिला। ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के विभूतियों का चयन भारत भारती के लिए कसौटी है, कसौटी रही है। हम आज भी इस 40 साल की यात्रा में ये प्रयास करते हैं कि हमारे बीच में जो अतिथि आवें वो चरित्र के धनी हों, अपने कार्य क्षेत्र के पितामह हों और भारत भारती या सुल्तानपुर के लिए प्रेरक हों। उसी स्तर का के व्यक्तित्वों का हम विभूतियों का चयन करते हैं। तो लोगों को ये लगे कि संस्था ने कहीं से किसी तरह का जातिवाद, धर्मवाद, भाई भतीजावाद का आश्रय नहीं लिया है, बिल्कुल निष्पक्ष अवधारणा से विभूतियों का चयन हुआ है। और यही वजह है कि भारत भारती को जो सम्मान राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर मिलता आया है, वही हमारी कर्तव्यपरायणता है, वही हमारा मील का पत्थर है। इन्हीं सब वंदनाओं के साथ हम पुनः आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। होश